आज हम फाइनेंस की दुनिया की एक बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल यह है कि क्यों कुछ कंपनियां बाजार में थोड़ी सी तेजी आने पर रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगती हैं और वहीं थोड़ी सी मंदी आने पर ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, लिवरेज। बिल्कुल। हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं वे खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हैं। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। आज हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज के कॉन्सेप्ट को इस तरह समझेंगे कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला ना रहकर बिजनेस के फैसले लेने का एक ताकतवर औजार लगे। यही कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये लिवरेज है क्या? हम इसे विज्ञान की क्लास में पढ़ते थे, एक छोटे से पत्थर से भारी वजन उठाने के लिए। फाइनेंस में इसका क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फाइनेंस में भी इसका मतलब एक तरह से वही है, एक छोटे से एफर्ट से बड़ा नतीजा हासिल करना। तकनीकी भाषा में कहें तो लिवरेज का मतलब है सेंसिटिविटी। ये मापता है कि एक चीज में बदलाव आने से उससे जुड़ी दूसरी चीज कितनी ज्यादा या कितनी तेजी से बदलती है। यानी एक तरह का एम्प्लीफिकेशन या मैग्निफिकेशन इफेक्ट। एग्जैक्टली। इसका एक सरल फॉर्मूला है, लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव बटा परसेंटेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने मार्केटिंग के खर्च में 20% की बढ़ोतरी की और उसकी वजह से सेल्स भी ठीक 20% बढ़ गई। अच्छा, तो यहाँ लिवरेज हुआ 20% बटा 20%, यानी 1, मतलब कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर 20% मार्केटिंग खर्च बढ़ाने से सेल्स 40% बढ़ जाती तो लिवरेज 2 होता, मतलब हर 1% के एफर्ट पर 2% का नतीजा मिला। ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन ये बिजनेस में इतना जरूरी क्यों हो जाता है? ये रिस्क और रिवॉर्ड की कहानी में कहां से आता है? यहाँ पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, बिजनेस में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो तय होते हैं, यानी फिक्स्ड। चाहे आप एक भी सामान न बेचें, ये खर्चे तो आपको भरने ही पड़ेंगे। जैसे आपकी फैक्ट्री का किराया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, ये कहलाते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इनसे पैदा होता है ऑपरेटिंग रिस्क। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि एक और तरह का फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा। बिल्कुल। अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो उस पर हर महीने या हर साल दिया जाने वाला ब्याज, मतलब इंटरेस्ट, ये भी एक फिक्स्ड खर्चा है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस। इसे कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, और इससे पैदा होता है फाइनेंशियल रिस्क। यही 2 तरह के फिक्स्ड कॉस्ट पूरी लिवरेज की कहानी की बुनियाद है। जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ, उतना ही बड़ा एम्प्लीफिकेशन और उतना ही ज्यादा रिस्क। और इन सबको समझने के लिए हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये एक तरह से हमारा रोड मैप होगा, है ना? बिल्कुल सही। पूरा खेल इसी पर आधारित है। स्ट्रक्चर बहुत सीधा है। सबसे ऊपर है सेल्स, मतलब कुल बिक्री। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, वो खर्चे जो हर यूनिट के साथ बदलते हैं। तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाते हैं, जैसे किराया, सैलरी। तो हमें मिलता है EBIT, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये कंपनी की ऑपरेशनल कमाई है। तो EBIT तक तो बिजनेस के अपने ऑपरेशन से हुई कमाई है। बिल्कुल। लेकिन अगर कंपनी ने बाहर से पैसा उठाया है तो उन लोगों का हिस्सा भी तो यहीं से निकलेगा ना, है ना? एग्जैक्टली। अब EBIT में से हम इंटरेस्ट घटाते हैं, यानी ब्याज। तो मिलता है EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फिर सरकार का हिस्सा यानी टैक्स घटाने पर आता है PAT, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आखिर में जो पैसा बचता है वो असली मालिकों यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। इसी से हम EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर निकालते हैं। ये पूरा सफर सेल से शुरू होकर EPS पर खत्म होता है। लिवरेज हमें इसी सफर के अलग अलग पड़ाव पर एम्प्लीफिकेशन को मापने में मदद करता है। चलिए तो इस रोड मैप के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज यानी DOL। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़ा है। सही। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें सेल्स और EBIT के बीच का रिश्ता बताता है, यानी ये मापता है कि सेल्स में 1% का बदलाव आने पर कंपनी की ऑपरेशनल कमाई, मतलब EBIT में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। इसका फॉर्मूला है DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसे उदाहरण से समझना सबसे आसान होगा। नोट्स में 2 स्थितियां दी गई हैं जो कॉन्सेप्ट को शीशे की तरह साफ कर देती हैं। पहली स्थिति, जहां कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं,
मान लीजिए कोई घर से ही बिना किराए के बिजनेस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक कंपनी 500 पेन बेचती है। एक पेन 10 रुपए का बिकता है और उसे बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए है। तो हर पेन पर 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है। तो 500 पेन पर सेल्स हुई 5,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 3,500 रुपए, तो प्रॉफिट यानी EBIT हुआ 1,500 रुपए। अब मान लीजिए बिजनेस अच्छा चला और सेल्स 50% बढ़कर 750 पेन हो गई, तो नया EBIT होगा 750 पेन मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए, जो हुआ 2250। तो यहाँ अगर हम देखें, सेल्स 50% बढ़ी और EBIT भी 1,500 रुपए से 2,250 रुपए हो गया। ये तो ठीक 50% की ही बढ़ोतरी है। बिल्कुल। तो इस केस में ऑपरेटिंग लिवरेज DOL हुआ 50% 50% इज इक्वल्स टू 1। मतलब कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं, जितनी मेहनत उतना ही फल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में कोई फिक्स कॉस्ट थी ही नहीं। ये तो सीधी सी बात लगती है, बिना फिक्स्ड कॉस्ट के कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं। लेकिन असल दुनिया में तो लगभग हर बिजनेस का कोई ना कोई फिक्स्ड खर्चा होता ही है। तब क्या होता है? मुझे लगता है कहानी अब पूरी तरह बदलेगी। अब असली खेल शुरू होता है। चलिए उसी उदाहरण में 1,000 रुपए का किराया यानी एक फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ देते हैं। पुरानी सिचुएशन, जब 500 पेन बिक रहे थे, कंट्रीब्यूशन तो 1,500 रुपए ही था, लेकिन अब उसमें से 1,000 रुपए किराया चला गया, तो EBIT बचा सिर्फ 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए? अच्छा। अब नई सिचुएशन को देखिए, जब 750 पेन बिके, कंट्रीब्यूशन हुआ 2,250, इसमें से भी फिक्स्ड कॉस्ट तो वही 1,000 रुपए ही गई, तो EBIT हो गया 1,250 रुपए। एक मिनट, यहाँ सेल्स तो सिर्फ 50% बढ़ी, लेकिन EBIT 500 रुपए से उछलकर 1,250 हो गया। ये तो 150% की बढ़ोतरी है। यही है लेवरेज का जादू। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो DOL इज इक्वल टू 150% 50% इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि अब सेल्स में होने वाला हर 1% का बदलाव EBIT को 3 गुना ज्यादा प्रभावित करेगा। 1% सेल्स बढ़ी तो EBIT 3% बढ़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता सेल्स 1% गिरी तो EBIT सीधे 3% गिरेगा। तो ये जो 3 का आंकड़ा है, ये एक तरह से कंपनी के ऑपरेशनल रिस्क का थर्मामीटर है। जितना ज्यादा उतना ही बड़ा बुखार आने का खतरा। क्या खूब कहा है। ये बिल्कुल एक थर्मोमीटर ही है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक बांध की तरह है। जब तक सेल्स कम है, ये प्रॉफिट के बड़े हिस्से को रोके रखती है, लेकिन जैसे ही सेल्स उस लेवल को पार करती है जहां फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, उसके बाद का हर रुपया सीधा EBIT में जुड़ता है और उसे तेजी से बढ़ाता है। परीक्षा के लिए इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बहुत काम का है। DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन EBIT। अच्छा, शॉर्टकट भी है? हाँ, हमारे उदाहरण में पुरानी सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन था 1,500 रुपए और EBIT था 500 रुपए। तो 1,500 रुपए 500 रुपए मतलब 3। वही जवाब बिना प्रतिशत निकाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एयरलाइन कंपनी जिसके फिक्स कॉस्ट जैसे विमान, एयरपोर्ट स्लॉट, परमानेंट क्रू बहुत ज्यादा हैं, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके ज्यादातर खर्चे वेरिएबल हैं जैसे क्लाउड सर्वर का बिल जो यूसेज के साथ से बदलता है, इन दोनों का ऑपरेटिंग लीवरेज बिल्कुल अलग होगा। मंदी के समय एयरलाइन को भारी नुकसान हो सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर कंपनी शायद बस अपना सर्वर बिल कम करके बचे। आपने इस कॉन्सेप्ट के व्यवहारिक पहलू को पकड़ लिया। यही वजह है कि साइक्लिकल इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल या एयरलाइंस, जिनका DOL बहुत ज़्यादा होता है, वो इकोनॉमी के बूम में तो खूब कमाती हैं, लेकिन मंदी में सबसे पहले संकट में आती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे दुकान का किराया जैसा फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट को एम्प्लीफाई कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिजनेस में एक और तरह की फिक्स कॉस्ट होती है जो मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा सकती है, लोन पर ब्याज। और यहीं से फाइनेंशियल लीवरेज का खेल शुरू होता है। बिल्कुल। फाइनेंशियल लीवरेज यानी DFL हमें इनकम स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से की कहानी बताता है। ये EBT और EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बीच का रिश्ता है। ये मापता है कि कंपनी की ऑपरेशनल कमाई में बदलाव आने पर असली मालिकों यानी शेयर होल्डर्स की प्रति शेयर कमाई कितनी तेजी से बदलती है। इसका फॉर्मूला है DFL इक्वल्स टू % चेंज इन EPS % चेंज इन EBIT। तो इसके लिए भी हम वही 2 केस लेके चलते हैं। पहला, जब कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, यानी एक ऑल इक्विटी कंपनी। सही। मान लीजिए EBT 1,500 रुपए से बढ़कर 2,250 होता है, मतलब 50% की बढ़ोतरी।
अगर कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है तो कोई ब्याज नहीं देना होगा, टैक्स को अभी के लिए छोड़ देते हैं। अगर कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो पहले ईपीएस था 1500 रुपए 100 यानी 15 रुपए, अब हो गया 2250 रुपए 100 यानी 22.5 रुपए। तो यहाँ भी ईबीटी 50% बढ़ा तो ईपीएस भी 50% ही बढ़ा, मतलब डीएफएल 1 हुआ। कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं, क्योंकि कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं थी। बिल्कुल। अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 2500 रुपए का लोन लिया है 10% ब्याज पर, तो हर साल 250 रुपए का ब्याज एक फिक्स्ड फाइनेंशियल खर्चा बन गया। अब हम अपनी पुरानी ज्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन पर वापस जाते हैं जहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी थी। पुरानी सिचुएशन में ईबीटी था 500 रुपए। अब इसमें से 250 रुपए ब्याज गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईबीटी बचा 250 रुपीज। अच्छा, नोट्स के मुताबिक मान लेते हैं कि अब 50 शेयर्स हैं तो ईपीएस हुआ 250 डिवाइडेड बाय 50 यानी 5 रुपए। और जब सेल्स बढ़ने से हमारा ईबीटी 1250 हो गया था, तब क्या हुआ? नई सिचुएशन में ईबीटी था 1250 रुपए। इसमें से भी ब्याज तो वही फिक्स्ड 250 रुपए ही गया, तो ईबीटी बचा 1000 रुपए। अब 50 शेयर्स पर ईपीएस हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 50 यानी 20 रुपीज। 5 रुपये से सीधा 20 रुपए, 4 गुना। जबकि ईबीटी सिर्फ 150% बढ़ा था, 500 से 1250 रुपए। ये तो जबरदस्त एम्प्लीफिकेशन है। हाँ, यहाँ ईबीटी 150% बढ़ा, लेकिन ईपीएस 5 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया, यानी 300% का उछाल। तो फाइनेंशियल लेवरेज डीएफएल हुआ 300%, 150% इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ईबीटी में होने वाला हर 1% का बदलाव शेयर होल्डर्स की कमाई ईपीएस को 2% से बदलेगा। तो मैनेजमेंट का एक फैसला, लोन लेने का फैसला, शेयर होल्डर्स के रिटर्न और रिस्क दोनों को दोगुना कर देता है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। कई सीईओज इसी दांव पर अपनी नौकरी बनाते हैं और कई इसी पर गंवा देते हैं। ये फिक्स्ड ब्याज का खर्चा शेयर होल्डर्स तक पहुंचने वाले प्रॉफिट के रास्ते में एक टोल टैक्स की तरह है। जब कमाई कम होती है तो ये बहुत चुभता है, लेकिन जब कमाई ज्यादा होती है तो बचा हुआ सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का होता है, जिससे उनका रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है। और इसका भी कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है? हाँ, इसका भी एक शानदार शॉर्टकट फॉर्मूला है। डीएफएल इज इक्वल टू ईबीटी, ईबीटी इंटरेस्ट, या कह सकते हैं ईबीटी ईबीटी। हमारे उदाहरण में पुरानी सिचुएशन में डीएफएल इज इक्वल टू 500 ईबीटी 500 इंटू 250 जो हुआ 2, एकदम सटीक। ईएफएल जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट की सेंसिटिविटी बताता है, और दूसरा मतलब कंपनी की बैलेंस शीट से जुड़ा होता है, जैसे डेट इक्विटी रेशियो। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी कर्ज चुकाने की क्षमता को दिखाता है। ये दोनों अलग अलग विश्लेषण है, लेकिन शब्द एक ही इस्तेमाल होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम इनकम स्टेटमेंट वाले लिवरेज की बात कर रहे हैं। बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है ये। तो हमने ऑपरेशनल रिस्क डीओएल और फाइनेंशियल रिस्क डीएफएल को अलग अलग देख लिया। अब अगर इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखना हो, मतलब सेल्स के बदलने से सीधे शेयर होल्डर की कमाई पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका भी कोई तरीका है? हाँ, और उसे ही कंबाइंड लेवरेज कहते हैं। कंबाइंड लेवरेज या डीसीएल ये पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। ये कंपनी के टोटल रिस्क को दिखाता है, यानी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों को मिलाकर। ये उस सवाल का सीधा जवाब है जो एक इक्विटी इन्वेस्टर पूछना चाहता है। अगर कंपनी की सेल्स 1% ऊपर नीचे होती है तो मेरी जेब में आने वाले ईपीएस पर कितने प्रतिशत का असर पड़ेगा? और मुझे लगता है इसका फॉर्मूला भी इन दोनों को जोड़ने जितना ही आसान होगा। बिल्कुल। इसका सबसे जरूरी फॉर्मूला जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो बहुत ही सरल है। DCL इक्वल्स टू DOL इंटू DFL। बस दोनों लेवरेज को गुणा कर दीजिए। तो हमारे उदाहरण में DOL था 3 और DFL था 2, तो DCL हुआ 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। 6। इसका मतलब है कि अगर सेल्स सिर्फ 1% बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की कमाई EPS सीधे 6% बढ़ जाएगी, और अगर सेल्स 1% गिरी तो EPS 6% गिर जाएगी। ये है हाई लिवरेज का पूरा खेल। इसीलिए जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो यानी बूम में हो तो हाई लिवरेज वाली कंपनियों के शेयर रॉकेट बन जाते हैं।
लेकिन जब बिजनेस खराब हो यानी डाउन टर्न में, तो इन्हीं कंपनियों के शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, DCL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन EBT। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट्स एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे समेटे तो ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब DOL फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स जैसे किराया, सैलरी से पैदा होता है। ये सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच के रिश्ते को एम्पलीफाई करता है। ये बिजनेस के ऑपरेशनल मॉडल के रिस्क को बताता है। और फाइनेंशियल लिवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज DFL फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट्स यानी ब्याज से पैदा होता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स की कमाई के बीच के रिश्ते को एम्पलीफाई करता है। ये कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर के रिस्क को बताता है। और कंबाइंड लेवरेज DCL, इन दोनों का मिलाजुला असर है। ये सेल्स में होने वाले छोटे से बदलाव का शेयर होल्डर्स की कमाई EPS पर पड़ने वाले बड़े असर को दिखाता है। ये कंपनी का टोटल रिस्क है जिसका सामना आखिर में शेयर होल्डर्स करते हैं। इसे एक स्पोर्ट्स कार के एक्सेलरेटर की तरह समझ सकते हैं। लेवरेज वो एक्सेलरेटर है, हल्का सा दबाने पर भी गाड़ी बहुत तेजी से भागती है, जो कि रिवॉर्ड है। लेकिन अगर सड़क खराब हो या मोड़ आ जाए तो उसी हल्के से दबाव से गाड़ी का कंट्रोल खोकर एक्सीडेंट होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है, जो कि रिस्क है। एक समझदार ड्राइवर यानी मैनेजमेंट को पता होता है कि कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब पैर हटा लेना है। बहुत खूब। तो ये सिर्फ एक ढाईतीय फॉर्मूला नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फैसला है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारी शुरुआती बात से जुड़ा है। अगर किसी कंपनी का कंबाइंड लिवरेज DCL बहुत ज्यादा है तो क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग? और आपका जवाब इस बात पर कैसे निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था के बूम में जाने की संभावना है या बस्ट में? इस पर जरूर सोचिएगा।